हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हो दोस्तों? अ, एक ख़राब खबर के साथ शुरुआत कर रहा हूँ और हर रोज़ हम लोग देख रहे हैं इतने सारी सडन डेथ। जी हाँ, सडन डेथ। और जब मैं सडन डेथ की बात कर रहा हूँ तो सडन कार्डियक डेथ की बात कर रहा हूँ, लेकिन हालांकि इसके अलावा भी कारण होते हैं सडन डेथ के। सडन कार्डियक डेथ किसको बोलते हैं कि 1 घंटे के अंदर, कार्डियक इवेंट होने के 1 घंटे के अंदर डायग्नोसिस तो नहीं बोलूंगा, सिम्टम के आने के 1 घंटे के अंदर अगर डेथ हो जाए तो इसको बोलते हैं सडन कार्डियक डेथ। केवल केवल 7% लोग बच पाते हैं अगर वो हॉस्पिटल के बाहर होते हैं, सिर्फ 7%। और सडन कार्डियक डेथ क्यों आज मैं डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि हालांकि हर रोज हो रही हैं और यंग पेशेंट्स में, लेकिन अभी ये मुद्दा फिर उछला है क्योंकि 27 साल के आयुष गुप्ता, जो एक स्टूडेंट थे और पढ़ रहे थे, अभी पीजी कर रहे थे आईआईएम बेंगलोर में, उनकी डेथ हुई। और ये वहाँ से कर रहे थे और इससे पहले भी काफ़ी यंग लोगों की डेथ हो चुकी है। सडन कोलैप्स कर जाते हैं पेशेंट। सडन कार्डियक डेथ का सबसे बड़ा रीजन 80% केसेस में ब्लॉकेज होना होता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, यानी कि नाड़ियों में ब्लॉकेज का होना। ये 80% में। सिर्फ 20% कारण ऐसे होते हैं जहां पे कुछ और रीजन होते हैं, जैसे कि कार्डियोमायोपैथी, मतलब हार्ट की मसल्स का वीक हो जाना, या फिर आपकी कोई जेनेटिक इस तरह की चैनलोपैथी है, मतलब जहां पे इलेक्ट्रिकल सर्किट में कुछ गड़बड़ है जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो हालांकि अगर देखें तो सडन कार्डियक डेथ ज़्यादातर केसेस में एरिथमिया की वजह से ही होती है। एरिथमिया का मतलब कि आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट में गड़बड़ हुई और वहाँ से एक आपकी पल्स एबनॉर्मल हुई और इतनी फास्ट हुई और इतनी इरेगुलर हुई कि हार्ट ने पंप करना बंद कर दिया ब्लड को और पेशेंट सडन कोलैप्स कर गया। लेकिन ये जो एरिथमिया होते हैं, जो पल्स की गड़बड़ होती है, इसका सबसे मुख्य कारण कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, यानी हार्ट के अंदर, नाड़ियों में अंदर ब्लॉकेज होना, एथ्रोस्क्लेरोसिस 80% केसेस में। 20% केसेस में हार्ट की मसल्स का वीक हो जाना या कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, अब यहां पे सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि इसको हम क्या रोक सकते हैं या हम ऐसे क्या टेस्ट कराएं। देखो, जैसे कि अब एक डेथ हो गई, सडन कार्डियक डेथ, तो जितने रिश्तेदार हैं उन सबको अलर्ट हो जाना चाहिए, उन सबको अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि वो सब भी उतने ही रिस्क पे हुए हैं। तो उन लोगों को अपने टेस्ट कराने पड़ेंगे, क्योंकि जो जो चला गया अब उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अगर आपको ये पता चल गया, या फिर आपने कोई भी ईसीजी कराया और ईसीजी में कुछ ऐसी फाइंडिंग निकल आई, जैसे प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल, वर्गादा सिंड्रोम, कुछ ऐसी टेक्निकल चीजें निकल आती हैं, तो ये पेशेंट हाई रिस्क पे होते हैं इस तरह की प्रॉब्लम होने के। तो इनमें कुछ फर्दर टेस्ट करा के उस प्रॉब्लम को चेक किया जा सकता है। कुछ जेनेटिक टेस्ट भी आजकल हैं जहां पे आप चेक कर सकते हो। अगर आपके बहुत क्लोज रिलेशन में किसी को हुआ है तो कुछ जेनेटिक टेस्ट भी होते हैं। लेकिन आज मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि ये जो सडन कार्डियक डेथ है, इसको रोक पाना कोई आसान काम नहीं होता। लेकिन क्या हम कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो हम करा लें पहले से ही? ऐसे टेस्ट तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं वही बोलूंगा कि कौन कराए। कॉस्टली टेस्ट हैं, क्या हर एक को कराने चाहिए? सवाल यह है कि क्या सबको कराने चाहिए? मैं फिर बोल रहा हूं, अगर 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 आपके ईसीजी में कोई एबनॉर्मलिटी निकली, नंबर 1, तब अगर आपको कभी चक्कर सा आ गया, सिनकोपल अटैक हुआ, या पता ही नहीं चला कि एक दिन आप खड़े खड़े गिर गए फिर ठीक हो गए, या ऐसा घुमेर सी आई आपको पता ही नहीं चला, या आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने पाया कि आपका बीपी हाई रहता है, या कोई ऐसी इवेंट हुई कि उसको ईसीजी करना पड़ गया, तो या फिर आपकी फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, सडन कार्डियक डेथ वहाँ पे हुई है फर्स्ट रिलेशन में या चाचा ताऊ में किसी की हुई है, तो आप भी रिस्क पे हो सकते हो। तो टेस्ट ऐसे पेशेंट्स में क्या कराएं? मैंने जैसे कि बताइए 80% केसेस में तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेन कारण होता है। दूसरा मसल्स की वीक हो जाना, तीसरा वो। तो मैं आज आपको सिर्फ टेस्ट के नाम बता देता हूं कि क्या क्या ऐसे वो हो सकते हैं, और
ये भी बता देता हूँ कि सडन कार्डियक डेथ के अलावा सडन डेथ के और कारण क्या होते हैं। एक तो हार्ट, चलो मान लिया हार्ट हो गया, और हार्ट में भी मैंने बता दिया कि एक तो किसी को हार्ट अटैक हो गया सडन तो वो डेथ हो गई, एरिथमिया हो गया, वेंट्रिकुलर जो हमारा पेसमेकर है उसने काम करना बंद कर दिया, ठीक है। या फिर तीसरा कारण सबसे स्ट्रांग होता है कि ब्रेन की नस फट गई, इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो गया, या कोई इतना बड़ा क्लॉट हो गया ब्रेन के अंदर जाके जिसने सडन पेशेंट को कोलैप्स कर दिया। तो हार्ट के अलावा भी कारण होते हैं सडन डेथ के। और इसके अलावा एक बहुत बड़ा रीजन वो है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, मतलब आपकी जो पल्मोनरी आर्टरी है वहां पे जाके कोई खून का थक्का सांस और हार्ट की नली में जाके चला जाए और वहां पे सडन कोलैप्स पेशेंट कर जाए, तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। एक एओर्टिक डिसेक्शन करके कुछ एक और बीमारी में, उसके बारे में बात नहीं करूँगा, रेयर है। चलिए, तो हार्ट के अलावा ब्रेन से भी सडन डेथ हो सकती है किसी को अगर ब्रेन हेमरेज हो जाए, या फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म, सडन एम्बोलिज्म, खून का थक्का टूट के सीधा हार्ट में चला गया कहीं से इधर उधर से, तो ऐसे केसेस में भी सडन डेथ हो सकती है। टेस्ट क्या कराएं? मैं आपको 3 टेस्ट तो मैं रिकमेंड जरूर करूंगा, 3 टेस्ट, 3 या 4 टेस्ट जो कि आसान है, बहुत महंगे नहीं है। ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी, पहला ईसीजी, क्योंकि ईसीजी में अगर कोई रुकावट या कुछ चैनलोपैथी या कुछ एबनॉर्मल ईसीजी आ जाए तो आप फर्दर एक्शन ले सकते हैं। दूसरा इकोकार्डियोग्राफी कि हार्ट की मसल्स वीक तो नहीं है, क्योंकि हार्ट की मसल वीक होना यानी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी या हाइपरट्रोफी कार्डियोमायोपैथी भी एक कारण है सडन डेथ का, और ये फैमिली में भी चलता है, तो इसीलिए इकोकार्डियोग्राफी। तीसरा सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी, जो मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि हार्ट की ब्लॉकेज जानने के लिए एक सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी टेस्ट ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि टीएमटी स्टेसी को कई बार गलत रिपोर्ट देते हैं, उतना करेक्ट रिपोर्ट आती नहीं है। तो जो पेशेंट हाई रिस्क पे हैं, शुगर है, बीपी है, मोटापा है ना, कोलेस्ट्रॉल है, स्ट्रेस फैक्टर हैं, स्मोकर्स हैं, तो इन लोगों को और फैमिली हिस्ट्री है, तो इन लोगों के लिए सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी ही सबसे बेस्ट टेस्ट है। ईपीएस, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडी, यानी मैंने बताया कि ईसीजी में कुछ इस तरह की प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल या इस तरह की डाउट है कि आगे चल के कोई एरिथमिया ना हो जाए, कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट में गड़बड़ लग रही है, डाउट है, तो ईपीएस नाम की एक स्टडी होती है, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडी, जो एरिथमिया चेक करने के लिए की जाती है। और फिर मैंने बताया कुछ जेनेटिक टेस्टिंग होती है, वो की जा सकती हैं। और कार्डियक एमआरआई, जी हाँ, कार्डियक एमआरआई एक बहुत अच्छा टेस्ट है, हालांकि थोड़ा कॉस्टली जरूर होगा। कार्डियक एमआरआई, हार्ट का एमआरआई, स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज देखने के लिए, कुछ छुपी हुई चीज़ों को देखने के लिए, जैसे कार्डियोमायोपैथी है, जैसे नहीं पकड़ में आ रहा है, बड़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे क्लॉट ही है कोई हार्ट के अंदर कहीं क्लॉट पड़ा हुआ है, बड़ी सारी चीज़ें पकड़ने के लिए कार्डियक एमआरआई। आजकल तो एक्यूट, अगर आपको लग रहा है कि अचानक कुछ प्रॉब्लम लग रही है हार्ट में, और तो भी कार्डियक एमआरआई का रोल आ चुका है। एंजियोग्राफी से अगर आप नहीं कराना चाहते या कोई ऐसा रीजन है यहाँ पे एंजियोग्राफी नहीं कर सकते, किसी का यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, तो कार्डियक एमआरआई बहुत अच्छा टेस्ट है, जो ही काफ़ी क्लियर हद तक आपको बता देगा कि कोई प्रॉब्लम हो रही है नहीं हो रही है। और फिर लास्ट में कार्डियक बायोप्सी। चलिए छोड़िए, और एक चीज़ मैं और डिस्कस करूंगा कि ये जो आयुष की डेथ हुई है सोते समय हुई थी, तो स्लीप एपनिया नाम की एक बीमारी होती है जहाँ पे सोते समय ऑक्सीजन लो हो जाती है और वो हार्ट पे असर डाल सकते हो, एरिथमिया हो सकते हैं। तो जिन लोगों को स्लीप एपनिया है वो अपना डाउट है तो टेस्ट कराएं। लोग टेस्ट ही नहीं कराते हैं, जनरली मोटे लोगों की है ये, और जो दिन में सुस्त रहते हैं, रात को खराटे ज़्यादा आते हैं, तो स्लीप एपनिया का टेस्ट जरूर कराएं। स्लीप स्टडी होती है, घर में ही हो जाती है। और दूसरा, अगर निकल आता है तो सीपैप नाम की एक मशीन लगा के सोना पड़ता है ज़्यादातर केसेस में, तो उसको लगा के सोएं। लोग लगाते नहीं है, थोड़े दिन लगाते हैं फिर कहते हैं हम नहीं लगाएंगे, ये है वो है। तो कुल मिला के आज मैंने भगवान उसकी आत्मा को शांति दे आयुष की, और ऐसे बहुत सारे यंग पेशेंट के साथ हो रहा है। फिर बात आ जाएगी सर ये सब वैक्सीन की वजह से हो रहा है, ये सब इसकी वजह से हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है। ये वजह आप कभी जिंदगी में पता लगा नहीं पाओगे। सडन कार्डियक डेथ एक ऐसी चीज होती है जहाँ पे कुछ नहीं पता चलता। पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम पे जाके शायद कुछ क्लियर हो जाए। 80% में वही मैंने बताया कि ब्लॉकेज निकलती है हार्ट की, और 20% में ब्लॉकेज नहीं होती है, तो जहाँ कार्डियोमायोपैथी ये सब चीज़ें पकड़ में आती है। तो पोस्टमार्टम से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो सकती हैं, लेकिन जिसका जो चला गया वो चला गया। तो हम बात रोकने की करेंगे, तो कारण मैंने बता दिए हैं। अब इसमें वैक्सीन का रोल, फलाना रोल, ये रोल, वो रोल, तो ऐसी इस चीज़ों के बारे में जब मैं कोई ऑथेंटिक पर्सन नहीं हूँ, मैं कैसे बताऊँ, है ना। मेरे पास कोई स्टडी नहीं है। जिस दिन कोई ऐसी स्टडी आ जाएगी, ऑथेंटिक स्टडी, अगर कोई हिम्मत करके लेके आएगा और एक्चुअली ऑथेंटिक होगी, खाली
नारे लगा देने से इससे कुछ नहीं होता, इन सब चीज़ों से नहीं होता। एक ऑथेंटिक स्टडी कौन लेके आएगा, क्या सरकार इस पे काम कर रही है, मुझे नहीं पता। एनीवेज, मेरा आज टॉपिक था सडन कार्डियक डेथ। मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि अगर कोई भी आपको सिम्टम नज़र आता है, एक दिन आपको नज़र आता है कि मुझे धड़कन हो रही है, पैल्पिटेशन हो रहे हैं, या एक दिन चक्कर सा महसूस हो रहा है, एक दिन चलने में सांस फूल रहा है, तो इन चीज़ों को लाइटली मत लें, क्योंकि भगवान हो सकता है आपको एक अलार्म दे रहा है, लेकिन आप उसकी बात को समझ नहीं पा रहे हैं, इंडिकेशन को समझ नहीं पाते हैं। बस यही दिक्कत है। तुरंत जाएं और अपने सारे कार्डियक टेस्ट कराएं, क्योंकि अब एज, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, हार्ट अटैक की एज 25 साल तक आ चुकी है। अब अक्सर सुनेंगे, अब 25, 26, 27, 28, 29, 30। वैक्सीन वाले वैक्सीन की बातें करेंगे, उसके फेवर की, जो है फेवर की बात करेगा, विरोधी कहेंगे वैक्सीन की वजह से हो रहा है, पहले कहाँ ऐसा होता था, वैसा होता था। इन बातों में मुझे नहीं लगता कि इससे कोई हल निकलने वाला चीज़ों का। मुझे ये सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि इन सब डिस्कशन से कोई हल नहीं निकलता नज़र आ रहा है। और कुछ सप्लीमेंट भी बिकने शुरू हो गए कि जी आप इसको खाना शुरू कर दो तो क्लॉटिंग नहीं होगी। इसके बारे में बाद में बात करूंगा, एक जैपनीज सप्लीमेंट है, इसके बारे में फिर कभी बात करूंगा। लेकिन मैं रिकमेंड इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि सप्लीमेंट्स हैं ना, मुझे उनका कोई एक्सपीरियंस है। मैं सिर्फ नाम बता सकता हूँ, खाना ना खाना आपका काम है, बता दूंगा अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय, शुक्रिया।